उनकी बातें सुनकर सभी रेडी हो गए। राजवीर तो बस इसकी की खुशी चाहता था। वो उससे जो करने को कहती थी वो कर देता था, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और दो होने दिया जो हो रहा था। इसकी बहुत ही खुश थी। वो राजवीर के पास जाकर खड़ी हो गई तो वो उससे बोला, खुशी में ज़्यादा खुद को थका मत लेना और हाँ, ना ही कहीं गिरना पड़ना। इसके एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ मैं गर्दन हिला दी। सभी जाकर बस में बैठ गए। वो बस एकदम घर के जैसा था। सारी सुविधा थी जैसे कि एक वैनिटी वैन में होती है। राजवीर जाकर आराम से पीछे एक सोफे पर बैठ गया और घर के सभी लोग भी इंजॉय करते हुए बैठ गए और मिहिर जाकर ड्राइवर के ड्राइविंग करने लगा। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसकी जाकर राजवीर के बगल में बैठ गई और सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी अर्णव बोला, अच्छा ये बताओ किसी ने होटल बुक किया या नहीं। यह सुनते ही मिसा अपनी जीभ बाहर निकालकर बोली, ओप्स मैं तो भूल गई। जैसे ही मिसा ने यह कहा सभी लोग उसे घूरकर देखने लगी। तभी राजवीर बोला, इट्स ओके बुकिंग हो जाएगी। मिसा जल्दी से बोली, बस अब तो भाई ने बोल दिया है डैड, अब चिंता की कोई बात नहीं है। सभी लोग एंजॉय करते हुए करीब 5 बजे हरिद्वार पहुंच गए। राजवीर ने एक 5 स्टार होटल को बुक करवा दिया था। सिर्फ फैमिली के मेंबर ही आए हुए थे और कोई भी नहीं। राजवीर और इसकी अपने रूम में गए और फ्रेश हुए। इसकी राजवीर से बोली, राजवीर मैं भी गंगा जी में नहाऊंगी तो आप प्लीज़ मुझे मत रोकिएगा। राजवीर हाँ करते हुए बोला, ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि पानी बहुत ठंडा होगा। ये सुनकर इसकी जाकर राजवीर के गले से लग गई। दोनों कुछ देर बाद हर की पौड़ी घाट पर थे। हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पद्म चिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं कि घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिमी तट पर है, जहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा जी की आरती करते हैं और उस समय नदी से नीचे की ओर बहता हुआ जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है और याचक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। सभी घर वाले गंगा में नहाए सिवाय राजवीर के। वो बस गंगा जल पर खुद पर डाल लिया और उसके बाद वहाँ के मंदिर के दर्शन किए और शाम की आरती देखी। इसकी पूरे समय राजवीर के साथ ही थी क्योंकि उसने पूरे टाइम उसका हाथ पकड़ रखा था। शाम का वक्त था और घाट पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और साथ ही सावन का महीना तो भीड़ तो और ज़्यादा होनी ही थी। राजवीर ने इसकी का हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि वो एक छोटी बच्ची हो और उसका हाथ छोड़ेगा तो वो खो जाएगी। सब हो जाने के बाद मीसा बोली, चलो अब ऋषिकेश के लिए निकलते हैं। सभी लोग ऋषिकेश के लिए निकल गए। वहाँ पर सभी कैंप करने वाले थे, इसीलिए उन्हें किसी होटल में बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सभी ऋषिकेश की ऊंची पहाड़ी पर गए और सारे बॉयज़ मिलकर टेंट लगाने लगे। वहीं पास में एक छोटी सी नदी भी बह रही थी जिसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। राजवीर नदी के पास रखे हुए पत्थर पर जाकर बैठ गया। वो नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी, शायद वो उसका रास्ता था जहाँ पर पानी का बहाव बहुत कम था और उसमें बहुत सी मछलियाँ ऊपर चल रही थी और ये नज़ारा उस पूरे एरिया को काफ़ी सुंदर बना रहा था। राजवीर आराम से वहाँ बैठा हुआ था। तभी मिहिर, मिसा, रूही, इसकी और समर भी वहाँ आ गए और एंजॉय करने लगे। तीनों लड़कियाँ बहुत सी फ़ोटोज़ ले रही थी। इसकी राजवीर के पास गई और उसके पास जाकर उससे बोली, आप यहाँ पर अकेले क्यों हैं? खैर छोड़िए, चलिए हम दोनों भी साथ में पिक्स लेते हैं। वो देखिए रूही दी और समर जीजू कितने अच्छे से पिक्स ले रहे हैं। ये बोलकर इसकी ने राजवीर को इशारे से उस तरफ देखने को कहा जहाँ पर रूही और समर पिक्स ले रहे थे। राजवीर वो देखकर कुछ नहीं बोला तो इसकी अपना फ़ोन निकालकर उसके साथ सेल्फी लेने लगी। उसने बहुत सी पिक्स ली तो लास्ट में थक कर राजवीर बोला, हुआ नहीं तुम्हारा? सारी फ़ोटो एक जैसी ही तो आ रही हैं। इसकी बोली, हाँ सही कहा आपने, क्योंकि आपने सब में एक सी शक्ल बना रखी है। थोड़ा सा तो एक्सप्रेशन को चेंज करिएगा। राजवीर ने ऑप्शन देते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ सेल्फी लेनी है या नहीं? वो जैसे कह रहा हो कि अगर उसे फ़ोटो लेनी है तो ले और इसी एक्सप्रेशन के साथ ले, वरना ना ले।
इसकी भी उसकी बात को समझ गई और वैसे ही वो और फ़ोटो लेने लगी। फ़ोटो के लेने के बाद सभी लोग डिनर के लिए गए। कैंप के मैनेजर ने वहाँ सारा इंतज़ाम सबसे अच्छा करवाया था, क्योंकि उसे जैसे ही पता चला कि सिंघानिया फैमिली आ रही है तो उन्हें नाराज़ करने की ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी। डिनर होने के बाद सभी सर्कल बनाकर बैठ गए और गेम खेलने लगे। आज पूरा परिवार एक साथ था और सभी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वहीं दूसरी तरफ तंस ने देव से पूछा, पता चला इसकी कहाँ है? देव बोला, यस सर। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे पता चल ही गया कि इसकी मैम सिंघानिया फैमिली के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश ट्रिप पर गई हुई हैं। तंस बोला, ट्रिप? वो भी इतने शॉर्ट टाइम में? मुझे ये सिंघानिया फैमिली को समझ ही नहीं आ रही है। आखिर इसकी का इनसे रिश्ता क्या है? आज सुबह जब तंस सोकर उठा था तब से ही उसका इसकी को देखने का मन कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि आज वो शायद ही उसे देख पाएगा, क्योंकि आज संडे था और उसके पास उसे मिलने का कोई बहाना नहीं था। लेकिन फिर भी तंस ने दिमाग लगाकर इसकी की बॉक्सिंग प्रैक्टिस आज करवा दी, जिससे वो उसे देख सके। लेकिन तब तक वो हरिद्वार के लिए जा चुकी थी और उसने अपने कोच को भी बोल दिया था कि वो ट्रिप पर जा रही है। जब से बात तंस को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो सोच रहा था कि क्यों एक लड़की उसे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है कि वो आज उसके बिना देखे रह नहीं पा रहा है। इसीलिए उसने देव को इसकी का पता लगाने को बोल दिया। लेकिन सुबह से रात होने को आई थी, पर अभी तक उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। मुश्किल से देव को अभी पता चला कि वो कहाँ है। इसीलिए क्योंकि इसकी ने स्टेटस पर लगाया था। तंस बोला, कैसे भी करके इसकी का सिंघानिया परिवार के साथ क्या लेना देना है ये पता करना होगा, और कब तक वो इस घर में रहने वाली है ये भी। नहीं तो वो हमारे बीच में सबसे बड़ी दीवार है। देव बोला, बट सर मैम मिसा की फ्रेंड है तो जाहिर सी बात है कि वो सिंघानिया परिवार में जा सकती हैं। तंस बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ इसकी ही क्यों? देव बोला, सर मैम की कोई फैमिली नहीं है तो शायद इसीलिए मिसा ने उन्हें अपने साथ रखा हो। और मैंने सुना है कि सिंघानिया परिवार के सभी बहुत अच्छे हैं। वो लोग सभी को बहुत जल्दी से ही अपना लेते हैं और किसी को भी गैर की तरह महसूस नहीं करवाते हैं। तंस ने पूछा, रियली? देव बोला, जी। तंस चिढ़कर बोला, अब तो कपूर फैमिली को कुछ सीखना चाहिए, जो हमेशा अपने स्टेटस और रुतबे का ख्वाब करती रहती हैं। देव अपने मन में बोला, लो ये फिर से शुरू हो गया, हद होती है। मैंने ऐसा पहला इंसान देखा है जिसे अपनी ही फैमिली से प्रॉब्लम होती है और उसकी ही बुराई करता रहता है, हमेशा उनसे दूर भागता है, पर फिर भी वो अपनी फैमिली बिजनेस संभालता है। अगर इतनी ही चिढ़ है तो छोड़ दो ये भी। नेक्स्ट डे सभी ने रिवर राफ्टिंग की और बहुत एंजॉय भी किया। इसकी बहुत बार अपने बोर्ड से गिर रही थी और बार बार राजवीर उसे पकड़कर बोर्ड पर चढ़ा रहा था। उसके बाद फिर सभी लोग घर के लिए निकल गए। आज पार्किंग डे था, लेकिन आज भी सभी की छुट्टी हो गई थी। राजवीर घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में गया। इसकी भी उसके पीछे आ जा रही थी, तभी उसके पास एक मेड आकर बोली, मैम आपके लिए एक गिफ्ट आया है। ये सुनकर इसकी सोच में पड़ गई कि कौन उसे गिफ्ट भेज सकता है। तभी उसे ऑफिस में आया हुआ 99 रोजेस का बुके याद आ गया। इसके अपने मन में बोली, क्या ये वही है? नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मैं सिंघानिया हाउस में रहती हूँ, तो फिर ये कौन हो सकता है? इसके अपने ख्यालों में ही घूम रही थी, तभी वो मेड आकर बोली, मैम ये लीजिए। इसकी उस बॉक्स को देखने लगी। उस बॉक्स मेड के हाथों से ली, फिर कुछ सोचकर उसने उसे ले लिया और मिसा के रूम में जाकर उससे बोली, मिसा ये देख, किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा है। मिसा बोली, तो खोल कर देख क्या है और किसने भेजा है। इसकी बोली, आई हैव ए अबाउट और डाउट कहीं ये उसने तो नहीं भेजा जिसने ऑफिस में फ्लावर्स भेजा था। मिसा बोली, तू ज़्यादा सोच रही है, पहले इसे खोल तो सही। ये सुनकर इसकी ने उस बॉक्स को ओपन किया और देखा तो उसमें एक बॉक्सिंग ग्लव्स था और साथ ही उसमें एक कार्ड भी था। ये उस कार्ड को उठाकर देखने लगी तो जिसमें तंस का नाम लिखा था। ये देखकर इसकी मिसा से बोली, इसे तो मिस्टर कपूर ने भेजा है।
मिसा गुस्से से बोली, मैंने कहा था ना, ये तंस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। देखा, उसने ये भी पता लगवा लिया कि तू कहाँ रहती है। आई एम श्योर कि उसे ये भी पता होगा कि मैं राजवीर सिंघानिया की बहन हूँ। मिसा को गुस्से में देखकर इसकी उसे शांत करते हुए बोली, मिसी शांत हो जा। ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर कपूर ने ये ग्लव्स किसी शॉप पर देखा हो और उन्हें अच्छा लगा हो तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया, या फिर ऑनलाइन देखे हो। कोई और प्रॉब्लम पॉसिबल टाइम्स हो सकती हैं। तू क्यों बार बार उन पर शक करती जाती हैं? मिसा गुस्से से बोली, रियली मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसकी कि तेरी अक्ल कहाँ कहाँ सने गई है, जो तुझे इतनी सी बात दिखाई नहीं दे रही। अगर तुझे ऐसे ही उस आदमी की तरफदारी करनी है तो तू उसका जिक्र भी मेरे सामने मत किया कर। पता नहीं क्यों, पर मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी बोली, अच्छा बाबा ठीक है, तू चिल कर, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोल इसकी वहाँ से चली गई। रूही के रूम में रूही अपने रूम में बैठकर सारी पिक्चर देख रही थी। इस वक्त वो अपनी और समर की पिक्स जूम करके देख रही थी, जिसमें वो दोनों काफ़ी करीब थे। उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो उसकी लाइफ में ऐसे आ जाएगा और आज उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है भी हो जाएगा। समर करीब 10 सालों में राजवीर के साथ था और 5 सालों से उसका असिस्टेंट रहा। वो अक्सर काम के सिलसिले में सिंघानिया हाउस आता जाता रहता था, लेकिन कभी भी रूही ने उसे ज़्यादा गौर से नहीं देखा। उस वक्त रूही ने कभी ये नहीं सोचा था कि यह आगे चलकर उसका हस्बैंड बन जाएगा, और आज तो वो इस तरह से उसके लिए फील कर रही है। सच में किस्मत कब कहाँ कैसे पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। रूही अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, तभी समर रूम में आया। ये देख वो उसके पास गया, तभी उसकी नज़र रूही के हाथ में उसके फ़ोन पर गई, जिसमें उन दोनों की पिक्चर्स थी। ये देखकर समर के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो खुद से बोला, क्या तुम देख रही थी? समर की आवाज़ सुनकर रूही उसे देखने लगी और होश में आते हुए बोली, तुम कब आए? समर बोला, बस अभी, जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी। रूही बिना कुछ छुपाए अपने मन की बात बताते हुए बोली, वो मैं तो बस यही सोच रही थी कि सिचुएशन कैसे बदलती है ना। पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और अब हमारा एक दूसरे से इतना गहरा रिश्ता बन गया है। समर हंसते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रही हो। तुम्हें पता है, जब सर ने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो मैं जैसे सदमे में ही चला गया था। रूही ने पूछा, ऐसा क्यों भला? समर बोला, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक बिगड़ी हुई लड़की हो, तो तुम्हारे नखरे मैं कैसे उठा पाऊँगा। तुम एक महलों की राजकुमारी की तरह और मैं एक आम सा लड़का। रूही झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली, अब तुम्हारी इन बातों का क्या फ़ायदा? तुमने तो मुझे नखरे करने वाली लड़की का टैग तो दे ही दिया ना। समर को अभी रूही बहुत ही प्यारी लग रही थी और वो भी सोचने लगा कि कैसे उसे हमेशा लगता था कि रूही बस हमेशा नखरे करने वाली लड़की थी और पूरा परिवार भी उसे किसी कांच के बने गुड़िया की तरह ही रखता था। पर आज जब उसने ये सोचा तो उसे अपनी ही सोच पर हंसी आई। जाहिर सी बात थी, रूही सिंघानिया परिवार की बेटी थी, इसीलिए उसका इतना नखरा करना तो बनता ही था। और ऊपर से कोई भी परिवार घर की बेटी को राजकुमारी की तरह ही ट्रीट करता है। राजवीर रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। इसकी उसके पास आकर अपने सिर को पीट ली। उसे ऐसा करते हुए देखकर राजवीर बोला, क्या हुआ? इसकी बोली, आप अभी कुछ देर पहले ही ट्रेवल करके आए हो और आते ही काम में लग गए। राजवीर सीधे शब्दों में बोला, हाँ तो ट्रिप तो कब काम की करना होता गा ना। फिर तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और हाँ, अब तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी और काम करने भी नहीं रोकोगी। मैंने ऑलरेडी अपना 1 वीक का कोटा एक पूरे दिन काम न करके पूरा कर लिया है, तो अब तुम जाओ और रेस्ट करो। इसकी राजवीर पर ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोली, सीरियसली 1 पूरा दिन? फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, कल की सुबह भी आपने काम किया था और आज भी आते ही लग गए, तो कायदे से आपने दोनों ही दिन अपना काम तो किया ही है।
राजवीर उसे इग्नोर करके फिर से अपने काम में बिजी हो गया। इसकी को ऐसे इग्नोर होता देख बहुत तेज़ गुस्सा आया और वो राजवीर को जलाने के लिए बोली, आज मिस्टर कपूर ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। और जैसा कि इसकी ने सोचा था, उसका तीर निशाने पर जा लगा। राजवीर के हाथ जो अभी अपनी लैपटॉप के कीबोर्ड पर नाच रहे थे, वो अचानक ही रुक गए और वो उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि क्या गिफ्ट है। जैसे ही इसकी ने ये देखा कि राजवीर ने अपना काम बंद कर दिया और वो उसकी तरफ देख रहा था, तो उसके फेस पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। फिर वो अपने बॉक्सिंग ग्लव्स को दिखाते हुए बोली, ये दिया है मिस्टर कपूर ने, ये कितना अच्छा है ना। मुझे तो ये बहुत अच्छा, ज़्यादा ही पसंद आया है और मैं तो अब इसे ही अपने प्रैक्टिस के टाइम पहनूंगी। अरे नहीं नहीं, प्रैक्टिस टाइम पहनूंगी तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। मैं सीधा इन्हें अपने मैच में पहनूंगी। आई एम श्योर कि ये मेरे लिए लकी साबित होंगे। ये सब सुनकर राजवीर की आईब्रो आपस में कस गई। पता नहीं क्यों अब ये तंज कपूर उसे इफ़ेक्ट कर रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ इसकी को इम्प्रेस करने में नहीं लगा था, बल्कि आज उसने उसके ही घर के अंदर उसकी वाइफ को गिफ्ट भेजा। हाँ, ये बात अलग थी कि उस बेचारे को ये कहाँ पता था कि वो राजवीर की वाइफ थी और वो जाने अनजाने में उसके दुश्मनी मोल ले रहा था। राजवीर अपनी जगह से उठकर इसकी के पास गया और उसके हाथ से वो ग्लव्स छीनकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। इसकी उसके इस एक्शन से एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कर देगा। इसके गुस्से से राजवीर से बोली, ये क्या किया आपने? वो किसी का गिफ्ट था। राजवीर बोला, तुम्हें किसी के गिफ्ट एक्सेप्ट करने की परमिशन नहीं है। इसकी बोली, वाट, कुछ भी, वो इतना अच्छा था। राजवीर ने जवाब दिया, तो मैं तुम्हें दिला दूंगा। और बिना इसकी की बात सुने उसने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। वो एक बार फिर से शॉक्ड थी, लेकिन फिर वो खुश हो गई कि राजवीर ने अपना काम छोड़ उसकी ओर ध्यान दिया और वो भी उसे किस करने में लग गई। सुबह का वक्त, इसकी की नींद खुली और उसने खुद को राजवीर की बाहों में पाया, तो उसे रात की सारी बातें याद आने लगी कि कैसे राजवीर ने गिफ्ट से जेलस हो गया और फिर उसे किस करना और एक दूसरे को प्यार करना याद आ गया। इसकी राजवीर को देखने लगी और फिर उसके लिप्स पर हल्का सा किस कर दी। वो किस बहुत ही लाइट थी, बट उसे नींद से जगाने के लिए काफ़ी था। वो आंखें खोलकर अपने सामने अपनी प्यारी सी वाइफ का चेहरा देखने लगा। इसकी अभी सोकर उठी थी, इसीलिए इस वक्त उसका चेहरा किसी खिले हुए गुलाब की तरह पिंक लग रहा था, या फिर ऐसा इसीलिए भी हो सकता था क्योंकि इसकी को रात की बातें सोचकर शर्म आ रही थी। राजवीर उसे ऐसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। फिर उसने टेबल पर पड़े अपने फ़ोन में टाइम चेक किया, जिसमें अभी सुबह के 8 बज रहे थे। राजवीर वैसे तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता था, लेकिन कल रात वो बहुत देर से सोने की वजह से सुबह उठने में लेट हो गया। राजवीर बेड से उठा और साथ में वो इसकी को भी अपनी गोद में उठा लिया। उसे ऐसा करते देख इसकी हड़बड़ाकर बोली, हे, आप मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? मुझे थोड़ी देर और सोना है। राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, सीरियसली, सुबह के 8 बज रहे हैं। अगर तुम और सोओगी तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। और इसकी को ले जाकर बाथ टब में डाल दिया। इसकी बोले, अरे मैं लेट नहीं होती, आज क्लास 10 बजे से है, मैं अभी आधा घंटा और सो सकती हूँ। राजवीर ने उसकी एक न सुनी और बाथ टब में पानी भरकर खुद भी उसके साथ आ गया। दूसरी तरफ मीसा आज जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गई। असल में वो कॉलेज जाने की जगह एक कैफ़े में रेहान से मिलने गई और उसने ये बात कल रात को ही इसकी को बता दी थी। वो अपनी बाइक को रोककर कैफ़े के अंदर गई और चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखने लगी। तभी उसकी नज़र सबसे पीछे वाली टेबल पर गई, जहाँ पर रेहान पीठ करके एक कैप पहनकर बैठा हुआ था। मीसा जल्दी से उसके पास जाकर बोली, आई एम श्योर मैं थोड़ा लेट हो गई, क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट करवाया? मिसा की बात पर रेहान ने पहले तो उसे गौर से देखा। आज मिसा ने ब्लैक कलर शर्ट और एक लाइट ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई थी और बाल खुले थे। रेहान उसे देखकर बोला, नहीं, मैं बस पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी पी रहा हूँ। मिसा ने सवाल किया, क्या तुम आधे घंटे पहले क्यों आ गए? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हें 8 बजे आना है? रेहान बोला, हाँ, बट वो मेरी सुबह एक रॉक प्रैक्टिस थी और जब वो ख़त्म हुआ तो मैंने टाइम देखा, उस वक्त 7 बज रहे थे।
तो मैंने सोचा अगर मैं दोबारा सोया तो उठ नहीं पाऊँगा, इसीलिए तभी वहाँ के लिए निकल गया और आधे घंटे पहले पहुँच गया। मीसा रेहान की बात सुनकर उसे गौर से देखने लगी। वो देख पा रही थी कि उसकी आंखों में अभी भी बहुत नींद थी। वो सुबह बहुत जल्दी उठकर अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस करता था और फिर कॉलेज आता था। वो सच में अपने करियर के लिए बहुत परेशान, बहुत मेहनत कर रहा था। मीसा उसकी चिंता करते हुए बोली, तुम कॉलेज से छुट्टी लेकर रेस्ट क्यों नहीं करते? देखो तुम्हारी आंखों में अभी नींद कितनी है। रेहान बोला, नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा। वैसे भी वीक में सैटरडे और संडे क्या काम है जो मैं एक और दिन की छुट्टी लेकर तुमसे दूर रहूं? मीसा थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, भाड़ में जाओ, तुम्हारी भलाई के बारे में तो सोचना ही बेकार है। ज़रा देखो खुद को, तुम खुद को कितना थकाते हो। रेहान बोला, हो गया तुम्हारा। अब मुझे ये बताओ कि कल कॉल करके तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया, जबकि हम कॉलेज में भी मिल सकते थे? तो ये बात तो जाहिर है कि तुमने मुझे अपने साथ रोमांस करने तो नहीं बुलाया है। तो फिर वजह बताओ। मीसा बोली, हाँ वजह है, और वो वजह है तंस कपूर। रेहान ने नाम को दोहराया, तंस कपूर। मीसा ने अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके कहा, हाँ तुमने ठीक सुना। मुझे शक है कि ये तंस कपूर में कुछ तो गड़बड़ है और मुझे लगता है कि ये इसकी को पसंद करता है, इसीलिए उसका यूं अचानक हमारे कॉलेज को ख़रीद लेना और फिर इसकी के ऊपर से बैन को हटवाना, और कल तो उसने उसके लिए गिफ्ट भी भेजा था। मुझे इन सब में कुछ तो झोल नज़र आ रहा है, इसीलिए बस तुम इस तंज के बारे में पता लगाओ। रेहान ने पूछा, इसकी तंज के बारे में सोचती हैं, क्या उसे भी यही सब लगता है? मीसा बोली, नहीं, वो पागल हो गई है, उसे ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा होता भी है, कभी कभी कुछ सिचुएशन दूसरे इंसान को समझ आ जाती हैं, पर एक्चुअली में जो उस सिचुएशन में होता है उसे कुछ नहीं समझ आता। उसे लगता है सब ठीक है और सामने वाला इंसान ज़्यादा सोच रहा है, जैसे मुझे सब समझ आ रहा है लेकिन इसकी को कुछ नहीं आ रहा। और अगर यही सिचुएशन मेरे साथ होती तो वो भी मुझे पहले से आगाह करती। रेहान को सारी बातें समझ में आ रही थी और उसे भी मीसा की बात सही लगी। वो उसके हाथ को पकड़कर बोला, ठीक है, मैं पता करता हूँ तंज का ऑफिस। आज तंज के साथ कुहू भी आई हुई थी और उसके केबिन में बैठकर एंजॉय कर रही थी। वहीं तंज अपने काम में लगा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसकी की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था। तभी उसके केबिन का डोर लॉक हुआ और देव अंदर आया। उसे देखकर कुहू बोली, हेलो देव मामू। कुहू की बात पर देव स्माइल करते हुए बोला, हेलो बच्चा, कैसे हो? कुहू बोली, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। देव बोला, मैं भी अच्छा हूँ। ओके, अब तुम गेम खेलो। कुहू दोबारा अपने गेम में लग गई। वहीं तंज देव को देखकर बोला, अगर तुम किसी फालतू काम से आए हो तो अभी के भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। देव ने जब तंज के मुंह से ये सब सुना तो उसका दिल किया कि वो अभी जाकर तंज को 27वें फ्लोर से नीचे धक्का दे दे, लेकिन वो अपने ख्यालों को सिर्फ ख्याल में ही रहने दिया और तंज के पास आकर बोला, सर ये गिफ्ट बॉक्स आपके लिए आया है। तंज ने उस गिफ्ट बॉक्स को गौर से देखा। वो बिल्कुल वैसा ही बॉक्स था जैसा बॉक्स उसने इसके लिए गिफ्ट भेजा था। ये सोच कर कि इसकी ने उसे गिफ्ट भेजा था, तंज की आंखों में चमक आ गई और वो उस पल के बारे में सोचने लगा कि उसके जीजू ने सही कहा था, लड़कियां अच्छे गिफ्ट से जल्दी ही इम्प्रेस होती हैं। और उसने ये सोचने में लगभग आधा दिन लगा दिया था कि इसकी को क्या गिफ्ट दिया जाए। फिर उसने सोचा क्यों ना उसे बॉक्सिंग ग्लव्स ही गिफ्ट किया जाए, क्योंकि जितना उसने उसे जाना था उसे बॉक्सिंग की ही सबसे ज़्यादा पसंद था। तंज ने जल्दी से उस बॉक्स को ओपन किया और देखा कि उसमें एक लिमिटेड एडिशन की वॉच थी जिसकी कुछ ही कॉपीज़ मार्केट में थी। ये देखकर एक पल के लिए वो सोच में डूब गया कि इसकी ने उसे इतना कॉस्टली गिफ्ट कैसे दिया। फिर उसकी नज़र एक कार्ड पर गई जिसे तंज निकाल कर पढ़ने लगा और जैसे जैसे वो उस कार्ड को पढ़ने लगा उसके चेहरे का रंग ही उड़ता गया। उस कार्ड में लिखे एक एक शब्द को तंज गौर से पढ़ने लगा। उस कार्ड पर लिखा था, हेलो मिस्टर तंज कपूर, आपने कल इसकी को बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेजा था, उसके लिए मेरी तरफ से थैंक्स। उसे देख मेरी इसकी बहुत खुश थी और उसकी खुशी का कारण आपका दिया हुआ गिफ्ट था, जिसकी वजह से
मुझे उसके हंसते हुए चेहरे को देखने का मौका मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका शुक्रिया मैं खुद ही करूं। इसीलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। वैसे पढ़ते हुए आप मेरे बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, तो अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि मैं इसकी का बॉयफ्रेंड हूँ। इसकी का बॉयफ्रेंड और मेरी इसकी। इन शब्दों पर तंज की नज़र बार बार जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये लेटर थैंक यू लेटर न होकर एक चेतावनी भरा लेटर हो, जो ये बता रही थी कि इसकी सिर्फ उस आदमी की है जिसने ये लेटर लिखा था। उसे शक तो पहले ही से ही था जब उसने इसकी के नेक पर लव बाइट देखे थे, पर कोई भी प्रूफ न मिल पाने की वजह से उसे लगा कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन आज क्या हुआ, किसी ने खुलेआम ही ये बता दिया कि वो इसकी का बॉयफ्रेंड है, और गिफ्ट तो देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं था। वो कौन हो सकता है? ऐसे कई सवाल इस वक्त तंस के मन में चल रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, किसी ने खुलेआम ही ये बता दिया कि वो इसकी का बॉयफ्रेंड था, और गिफ्ट को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं था। कौन हो सकता है? ऐसे कई सवाल इस वक्त तंस के मन में चल रहे थे। दूसरी तरफ समर राजवीर से बोला, सर हमने वो गिफ्ट मिस्टर कपूर तक पहुंचा दिया है, और अब तक तो उन्होंने उसे पढ़ भी लिया होगा। राजवीर बोला, अच्छी बात है। अब उसे कम से कम ये तो समझ आ जाएगा कि जिस लड़की पर वो ट्राई कर रहा है वो ऑलरेडी किसी और की है। समर राजवीर के पास खड़ा था। उसे कभी नहीं लगा था कि वो अपने लव राइवल को हटाने के लिए ऐसा भी कुछ करेगा। तभी उसे याद आया कि कैसे सुबह सुबह उसने उसे एक वॉच को खरीदने का बोलकर उसे तंज कपूर के पास भेजने को कहा था। यहाँ तक कि उस वॉच को कौन से गिफ्ट बॉक्स में पैक करना था वो भी उसने ही बताया था। राजवीर जिसे आज तक गिफ्ट मिले थे, आज पहली बार वो इसकी के अलावा किसी और को गिफ्ट भेज कर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे समर को सब समझ आ गया कि राजवीर ने उसे ये सब क्यों करने को बोला था। उसे लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका था अपने दुश्मन को पछाड़ने का। उसने तो जैसे तंज पर मीठी छुरी से वार किया हो। यकीनन इसीलिए उसे बिजनेस वर्ल्ड का किंग कहा जाता था, क्योंकि उसने अपने दुश्मन को मात देने के लिए ऐसा कुछ किया था जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। राजवीर समर को वापस असली दुनिया में लाते हुए बोला, ठीक है अब कुछ काम कर लेते हैं, मुझे मीटिंग की फ़ाइल लाकर दो। समर बोला, ओके सर। ये बोलकर समर अपने केबिन में चला गया। राजवीर अपने केबिन में खुद से बोला, आई होप अब तुम समझ जाओगे कि तुम्हें इसकी से दूर रहना है। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया तो इस नासमझी का बोझ तुम उठा नहीं पाओगे। राजवीर ने सिर्फ इसकी को कॉल किया और थोड़ी देर उससे बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ इसकी अपने क्लास में बैठकर राजवीर से बात करने के बाद अपना फ़ोन भी म्यूट मोड पर डालकर लेक्चर देने लगी। लेक्चर ख़त्म होने के बाद इसकी अपने प्रैक्टिस के लिए निकल गई। सिंघानिया हाउस। कोमल अपने रूम में बैठकर पुरानी फ़ोटो को देख रही थी। तब की उसकी नज़र एक औरत की तस्वीर पर गई और उस औरत को अपनी उंगली से छूते हुए बोली, आज पूरे 21 साल हो गए हैं तुम्हें हमसे दूर गए। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अभी भी उसी नरक में रहती। तुम मुझे एक देवी की तरह बचाने आई और इन सब में तुमने अपनी ही जान गंवा दी। ये बोलते हुए कोमल की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने अतीत में चली गई। फ्लैशबैक। किसी ने कोमल से कहा, कोमल क्या बात है, मुझे बताओ, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। कोमल ये याद कर ही रही थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ से वो अपने यादों से बाहर आई। उसने देखा कि उसके हाथ से वही एल्बम नीचे गिर गया। उस एल्बम को उठाकर फिर से वो बोली, काश उस दिन मैंने तुम्हें कुछ न बताया होता तो तुम आज भी अपने परिवार के साथ इस दुनिया में होती। पीछे से रूम में आ रही दादी बोली, पुरानी बातों को याद करने से क्या होगा कोमल। कोमल के मुंह से बस यही सब निकला, माँ। दादी अंदर आते हुए बोली, कोमल भूतकाल को इसीलिए भूतकाल बोलते हैं क्योंकि उसे भुला दिया जाता है, और तुम अभी भी अतीत के सबसे काले वक्त को याद कर रही हो। यही होना था जो हुआ, और होने को कोई नहीं रोक सकता। होनी होकर ही रहती है, भला इसे कौन टाल सकता है। फिर वो कोमल के हाथ से उस एल्बम को लेकर बोली,
क्या श्रुति ने यही चाहा था कि तुम यूं ही पूरी उम्र खुद को दोष देते रहो, आंसू बहाती रहो, नहीं ना? इस पर कोमल ने ना में सिर हिला दिया। दादी बोली, अब तो बस ठीक हो रहा है। राजवीर ने भी अब सबको अपनाना शुरू कर दिया है, इसीलिए अब कुछ गलत नहीं होगा। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। कोमल और दादी अंदर रूम में बात कर रही थी, लेकिन शायद उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि किसी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। जी हाँ, बाहर गेट के पास खड़ी रूही ने सब कुछ सुन लिया था। असल में वो कुछ बात करने के लिए कोमल के पास आ रही थी, पर तभी उसने ये सब सुन लिया। रूही सीधा अपने रूम में जाकर बोली, श्रुति, ये तो माँ का नाम है। आज अचानक दादी और मॉम ने माँ के बारे में बात की, और ये क्यों कहा कि मॉम ने मॉम को बचाया था। लेकिन मॉम को किससे बचाया था और माँ के साथ क्या हुआ था? रूही ऐसे ही अपने रूम में बैठी हुई सब सोच रही थी। आज तक कभी उसे अपनी माँ की कमी नहीं खली थी, क्योंकि कोमल ने उसे कभी भी ऐसा फील ही नहीं होने दिया था कि वो रूही की असली मॉम नहीं थी। इसीलिए रूही ने कभी भी इस बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं कि उसकी रियल मॉम कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ। उसे हमेशा यही लगता था कि किसी एक्सीडेंट में उसकी मॉम की डेथ हो गई, पर उसे हमेशा राजवीर का बिहेवियर पूरे घर वालों की तरफ और ख़ास करके अर्णव और कोमल की तरफ नाराज़गी से भरा हुआ लगता था। रूही को लगा था कि शायद राजवीर को अर्णव का दूसरी शादी करना पसंद नहीं आया था और इसीलिए वो सबसे अलग हो गया था, पर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि बात कुछ और ही थी। दूसरी तरफ इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली मिसा से मिली, जो आज पूरे दिन गायब थी। वो उसके पास जाकर बोली, क्या बात है मैडम, कहाँ थी आज पूरे दिन? मिसा बोली, कहीं भी तो नहीं। ये बोलते वक्त मिसा इसकी से अपनी नज़रें चुरा रही थी। इसकी ने पूछा, रियली? तो ये तुम अपनी नज़रें क्यों चुरा रही हो? सच सच बताओ, कहाँ थी तुम? और मैंने भी ये नोटिस किया है कि आज वो बंदर भी नहीं आया है कॉलेज, तो क्या आज तुम दोनों साथ में थे? इसकी ने जैसे ही ये कहा, तुरंत ही मिसा की आंखों में चमक आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखते ही इसकी बोली, क्या बात है, बताओ बताओ तुम दोनों ने साथ में क्या क्या किया, और प्लीज़ ये मत बोलना कि तुम दोनों ने स्कूल के बच्चों की तरह पार्क में घूमा और फिर डेट पर गए। इसकी की बात सुनकर मिसा उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, अपने इस दिमाग के घोड़े को इतना भी बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए कि ये कुछ भी सोच ले। क्या बात है, बताओ बताओ तुम दोनों ने साथ में क्या क्या किया, और प्लीज़ ये मत बोलना कि तुम दोनों ने स्कूल के बच्चों की तरह पार्क में घूमा और फिर डेट पर गए। इसकी की बात सुनकर मिसा अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, अपने इस दिमाग के घोड़े को इतना भी बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए कि ये कुछ भी सोच ले। फिर मिसा ने इसकी को बताया कि जैसे आज वो और रेहान कॉलेज न जाने के बजाय एक साथ मूवी देखने और फिर साथ में डेट पर गए थे। दरअसल मिसा कैफ़े के बाद सीधा कॉलेज ही आने वाली थी, लेकिन रेहान का मन मिसा के साथ टाइम स्पेंड करने का था। उसने पहले ही भी मिसा को कहा था, लेकिन उस समय वो थोड़ी बिजी थी। आज जब उसने रेहान का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे लगा कि वो बहुत बोरिंग लड़की है, क्योंकि वो कभी भी उसके साथ बाहर नहीं जाती थी और न ही उससे सही से बात करती थी। इस बात को लेकर अक्सर इसकी उसका मजाक बनाती रहती थी। वो ये भी बोलती थी कि रेहान भी किस्मत बहुत ख़राब है जो उसे मिसा जैसी जीएफ मिली। बेचारा इतना फेमस रॉक स्टार और उसकी लव लाइफ इतनी बोरिंग। इसकी मिसा से बोली, क्या बात है मिसा, तो स्कूल के बच्चों की तरह की डेट पर गई थी और शर्मा तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं तू उसके साथ क्या क्या करके आई है। मिसा ने कहा, हो गया तेरा, अब चल घर भी चलना है। इसकी ने पूछा, घर ही तो जाना था तो तू सीधे चली जाती, ऐसे कॉलेज जाकर क्यों जा रही है? मिसा ने कहा, वो मुझे एक बुक वापस करनी थी, अगर ये प्लान पहले ही बनता तो मैं तुम्हें ही दे देती। फिर दोनों घर के लिए निकल गई। दूसरी तरफ तंस परेशान अपने केबिन में भटक रहा था। उसे अभी भी रह रहकर वो गिफ्ट और वो लेटर याद आ रहा था और ये सोचकर गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर इतना पता करने के बाद भी उसे इसकी के बॉयफ्रेंड का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, यहाँ तक कि उसने उस जगह का भी पता लगवा लिया था जहाँ वो जाती थी, पर सभी बातों का पता करने से भी
ये पता नहीं लग पाया था कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, क्योंकि वो अक्सर सिर्फ मिसा के साथ या फिर दोस्तों के साथ जाती थी। वो कभी किसी लड़के के साथ अकेली नहीं जाती थी। तंज सोच रहा था कि आज के समय में अगर किसी लड़के का बॉयफ्रेंड हो तो वो उसके साथ घूमने तो जरूर जाती और कोई भी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालती, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे इसकी का बॉयफ्रेंड सिर्फ इमेजरी हो, उस जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। फिर वो गिफ्ट क्या किसी भूत ने भेजा था? ये सब सोचते के बाद तंज खुद से बोला, हो सकता है कि इसकी का बॉयफ्रेंड कोई मामूली इंसान ना हो। उस गिफ्ट को भी देखकर यही लग रहा था कि वो कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। आखिर वो इंसान कौन हो सकता है? मुझे जल्द से जल्द उसका पता लगाना होगा। उधर इसकी और मिसा घर आकर अपने अपने रूम में चली गई। फिर इसकी फ्रेश होकर मिसा के पास आई और दोनों बातों करने में लग गई। बातें करते हुए बहुत रात के करीब 9 बज गए थे और इसकी टाइम देखकर बोली, इतना टाइम हो गया, राजवीर तो आ गए होंगे तो मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो चली गई। राजवीर अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा था। तब इसकी ने रूम में आई और पीछे से उसके गले लग गई। राजवीर ने फ़ोन रख दिया, फिर पीछे पलटकर इसकी को बाहों में लेते हुए बोला, इसकी मुझे भी कहीं जाना है, तुम खाना खाकर सो जाना। इसकी अपना मुंह बनाते हुए बोली, अभी तो आप आए हो और रात को ऐसा कौन सा काम आ गया है? राजवीर ने इसकी के सिर पर किस करते हुए कहा, समझो ये ज़रूरी है, मुझे जाना होगा, अच्छी बच्ची बनो और मेरा कहना मानो। इसकी ने बिना मन के कहा, ठीक है फिर। इतना कहकर राजवीर वहाँ से चला गया। इसकी उसको जाते हुए देखकर खुद से बोली, इनको कभी भी कोई भी काम आ जाता है और अपनी प्यारी सी बीबी को छोड़कर चले जाते हैं। इधर राजवीर ने अपनी कार एक हॉस्पिटल के पास आकर रोकी। वो अपनी कार से निकलकर सीधा एक वार्ड के पास गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए बोला, तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो एक ही बार में क्यों नहीं मर जाते हो? क्यों बार बार अपनी दवाई छोड़कर यहाँ एडमिट होने आ जाते हो? राजवीर ये बोलते हुए वार्ड के अंदर आया और अपने सामने बेड पर लेटे हुए आदमी को देखने लगा। फिर राजवीर ने आगे कहा, सीरियसली मुझे अपनी प्यारी वाइफ को रात को अकेले छोड़कर ये देखने आना पड़ा कि तुम जिंदा हो या नहीं। उस आदमी ने कहा, तुम तो आते ही मुझसे शिकायत करने लगे। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो तुम मेरे दिल का थोड़ा तो ख्याल रखते। उस आदमी को देखकर ही लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार हो और कोई सीरियस परेशानी हो, लेकिन फिर भी उसका चेहरा देखने में किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा था। वो लंबा चौड़ा आदमी अभी हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। उसका नाम कार्तिक था, जो राजवीर के बचपन का दोस्त था। वो दोनों साथ ही स्कूल में थे। राजवीर वहाँ पर रखे हुए सोफे पर बैठकर बोला, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम बात बात पर अपनी दवाई क्यों छोड़ दे रहे हो और शराब क्यों पी रहे हो? तुम जानते हो ना कि शराब तुम्हारे लिए जहर से कम नहीं है। कार्तिक ने दुखी होते हुए कहा, मैं थक चुका हूँ, अब बस शांति से सोना चाहता हूँ। मैं रोज़ अपने सामने अपने घर वालों को यूँ मेरे लिए तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता, इसीलिए रोज़ अपनी मौत मांग रहा हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, वो भी मुझे इतनी जल्दी नसीब नहीं हो रही है। कार्तिक प्रताप कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट था और अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उससे के ऊपर राजवीर की तरह बहुत ही पहले ही अपने फैमिली बिजनेस की रेपुटेबिलिटी आ गई थी। दोनों ने ही बहुत ही कम उम्र में बिजनेस की दुनिया में तहलका ला दिया था और दोनों ही अपने अपने फील्ड के किंग थे। अभी कुछ महीनों से कार्तिक दूसरे देश में अपना इलाज करवा रहा था और कुछ दिन पहले ही वो इंडिया वापस आया था। जब वो आया उस समय सब कुछ ठीक था, पर अचानक ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। राजवीर को जैसे ही इस बारे में पता लगा तो उससे मिलने चला आया। वह कार्तिक की ऐसी बातें सुनकर बोला, हो गई तुम्हारी डायलॉग बाजी, तुम्हें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होना चाहिए था, तुम ये कहाँ बिजनेस में आ गए? कार्तिक ने कहा, राजवीर मैं सीरियस हूँ, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। राजवीर ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली है। तुम्हें अच्छे से पता है कि शराब तुम्हारे लिए जहर है, तो फिर क्यों पीते हो? कार्तिक ने बुझे हुए मन से कहा, कल मैंने उसे देखा। राजवीर ने कहा, तो इससे क्या हो गया? कार्तिक ने कहा, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, उसके धोखे को भूलना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे वो एक बार फिर से याद आ गया। मुझे याद आया कि किस तरह से उसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था, किस तरह से वो मेरे फीलिंग के साथ खेल गई थी। राजवीर ने कहा, इस बात को 5 साल हो चुके हैं,
तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? कार्तिक ने कहा, इतना आसान होता है क्या? इतना आसान होता है जिससे तुम प्यार करो उसे भूल जाओ। क्या तुम कभी भी इसकी को भूल सकते हो? कार्तिक की बात पर राजवीर आगे कुछ नहीं बोला। इसकी को भूल जाने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आ सकता था। जिस दिन वो उसे भूलेगा ज़रूर वो उसका आखिरी दिन होगा। राजवीर को खामोश देखकर कार्तिक बोला, क्या हुआ? नहीं है ना कोई जवाब? प्यार ऐसा ही होता है यार। अगर साथी तुमसे उतना ही प्यार करने वाला हो जितना तुम उससे करते हो तो वो प्यार तुम्हें आबाद कर देगा। लेकिन अगर साथी गलत निकले, तुम्हें धोखा दे, तो वही प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा। और तुम दोनों से अच्छा एक्सप्लेन और कौन हो सकता है? तुम्हारे प्यार ने तुम्हें आबाद किया और मेरे प्यार ने मुझे बर्बाद कर दिया। कार्तिक का हर एक शब्द उसका दर्द बयां कर रहा था। राजवीर सोफे पर बैठा हुआ कार्तिक को देख रहा था। कार्तिक थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर बोला, मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे इसकी से कब मिलवा रहे हो? और मैंने सुना है कि कोई उसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। नाम क्या है उसका? कार्तिक सोचने का नाटक करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, हाँ याद आया, तंस कपूर। सही सुना है ना मैंने? राजवीर ने कहा, तुम्हें मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा ही नहीं पता है, क्योंकि ये बात तो खुद इसकी भी नहीं जानती। इस पर कार्तिक हंसते हुए बोला, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है ये बात जानना मेरा सबसे अच्छा टाइम पास है। और ख़ासकर जब से मैंने ये सुना है कि तुमने सडनली शादी कर ली, तो मुझे ये काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा। राजवीर ने कहा, ठीक है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। तंस कपूर को अभी पता नहीं है कि उसके सामने राजवीर सिंघानिया है। कार्तिक ने कहा, वैसे मैंने सुना है कि ये तंस बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। राजवीर बोला, देखते हैं, अगर आसानी से मान गया तो ठीक है, नहीं तो। राजवीर ने इतना बोलकर अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। फिर वो वापस कार्तिक की तबीयत के बारे में बात करते हुए बोला, मैंने अभी हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करवा दिया है, बहुत जल्द हमें एक स्टेबल डोनर मिल जाएगा। फिर ऑपरेशन के बाद तुम ठीक हो जाओगे। कार्तिक ने कहा, राजवीर तुम फिर से यही लेकर बैठ गए। राजवीर ने कहा, शट अप, तुमने फिर से बकवास की तो आई प्रॉमिस मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगा।